नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। वैसे इसके पहले भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस के वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं, आप वो देख सकते हैं। नेशनल इनकम का स्पेशली एक अलग से वीडियो अपलोडेड है और जो मैक्रो के हैं एक और वीडियोस भी अपलोड है, बट इसमें हम सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि सेज लॉ ऑफ मार्केट स्टेट्स कि जो से का जो बाजार नियम है वो क्या स्टेट करता है। सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या बताता है कि डिमांड क्रिएट्स इट्स सप्लाई, या फिर सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, या फिर डिमांड इक्वल सप्लाई ऑलवेज, या फिर सप्लाई डिपेंड्स ऑन डिमांड। ठीक है, जो सेज लॉ ऑफ मार्केट है, सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेज लॉ ऑफ मार्केट, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये सेज का लॉ ऑफ मार्केट है, इट्स ओन डिमांड। सेज के अकॉर्डिंग की जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद ब खुद क्या करती है? क्रिएट कर लेती है। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट इज, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? एक इम्पॉसिबल स्टेज है, एक नॉर्मल कंडीशन है, टेम्पोरेरी है, या फिर आर्टिफिशियल है। तो देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं इनके अकॉर्डिंग जो फुल एम्प्लॉयमेंट है ये कैसी सिचुएशन है? क्लासिकल के हिसाब से ये एक नॉर्मल कंडीशन है। कैसी है? ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। तो जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर्स, जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या इंश्योर करती है? देखिए वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी और थ्रिफ्ट ऑफ पैराडॉक्स, ये दो पैराडॉक्सेस हैं, है ना। जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी वो क्या इंश्योर करती है? इन्फ्लेशन को, फुल एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को, या फिर रिसेशन को। तो देखिए जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो इस वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू, है ना, वो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने की कोशिश करते थे कि हम वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लासिकल थ्योरी अनएम्प्लॉयमेंट इज, क्लासिकल थ्योरी में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री है, स्ट्रक्चरल है, या फिर साइक्लिकल है। तो देखिए क्लासिकल थ्योरी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? वॉलेंट्री है। कैसा है? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो वॉलेंट्री माना जाता है। ठीक है, कैसा माना जाएगा? वॉलेंट्री माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज एक्सप्रेस्ड एज, जो फिशर की जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, जो इरविंग फिशर की जो थ्योरी है ना, जो इरविंग जो फिशर की थ्योरी है वो क्या कहती है? फिशर की थ्योरी कैसे एक्सप्रेस करती है? फिर जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होती है? एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, है ना। तो इक्वेशन कौन सी? एम वी इज इक्वल्स टू पी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इक्वेशन एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, वी स्टैंड्स फॉर, जो फिशर की इक्वेशन है एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, इस पी टी में वी का मतलब करता है, वी किसके लिए स्टैंड करता है? तो देखिए वी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मनी। हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का एक डिटेल्ड में वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं इस इक्वेशन को समझने के लिए। तो जो वी का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कैम्ब्रिज इक्वेशन फोकसेस ऑन, जो कैम्ब्रिज इक्वेशन है वो किसके ऊपर फोकस करती है? तो कैम्ब्रिज इक्वेशन का जो फोकस है वो सप्लाई ऑफ मनी पे है, डिमांड फॉर मनी है, इन्वेस्टमेंट है, या फिर प्रोडक्शन है। तो देखिए जो कैम्ब्रिज इक्वेशन है उस कैम्ब्रिज इक्वेशन का जो फोकस है वो किसके ऊपर है? इट फोकसेस ऑन डिमांड फॉर मनी। उसका फोकस किसके ऊपर है? डिमांड फॉर मनी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल थ्योरी एज्यूम्स, जो क्लासिकल थ्योरी है वो क्या एज्यूम करती है? क्या अजम्पशंस हैं? प्राइस रिजिडिटी है, वेज रिजिडिटी है, परफेक्ट कंपटीशन है, या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल है। देखिए जो क्लासिकल थ्योरी एज्यूम करती है वो क्या एज्यूम करती है? दैट देयर इज
परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल। वो क्या एज्यूम करती है कि जो कंपटीशन कैसा है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं मानते क्योंकि वो लेजर्स फेयर पॉलिसी को प्रमोट करते थे, लेजर्स फेयर में भरोसा रखते थे, इसलिए गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होगा। वेज और प्राइस रिजिडिटी भी नहीं होती, क्योंकि भी इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना कि रिजिडिटी। तो जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सेविंग इक्वल्स टू, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सेविंग किसके बराबर होती है? तो देखिए क्लासिकल के जो 4 पिलर्स अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी के, वहाँ हम पढ़ते हैं कि सेविंग इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो सेविंग किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट के। सही ऑप्शन कौन सा होगा, इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिकली मीन्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट इन क्लासिकल थ्योरी इज डिटरमाइंड बाय, क्लासिकल थ्योरी में जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे डिसाइड होता है, कैसे डिटरमाइन होता है? तो देखिए क्लासिकल थ्योरी में, किसमें, क्लासिकल थ्योरी में जो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है वो डिटरमाइन होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू। किसके थ्रू, इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजप्शन फंक्शन सोर्स रिलेशनशिप बिटवीन, जो कंजप्शन फंक्शन है ये किसके बीच रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है? देखिए हमने कंजप्शन फंक्शन का एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, आप डिटेल में समझने के लिए आप उसे भी देख सकते हैं। जो कंजप्शन फंक्शन है, कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ, कंजप्शन किसका फंक्शन होता है, कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। किसका फंक्शन है, इनकम का है, और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। कंजप्शन किसका फंक्शन है, इनकम और कंजप्शन का, इनकम एंड कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एपीसी इज डिफाइंड, देखिए जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है एपीसी, है ना, हमने क्या कहा था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट में हमें सी दिख रहा है, तो क्या होगा, कंजप्शन अपॉन इनकम, कंजप्शन अपॉन इनकम मीन्स एपीसी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सी अपॉन वाई। तो एपीसी इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी अपॉन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपीसी देखिए अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यहाँ भी लास्ट में हमें क्या दिखा, सी, तो हम कंजप्शन को ऊपर रखेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, वाई से, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लगा है मार्जिनल, और इकोनॉमिक्स में इस मार्जिनल का मतलब क्या होता है, पूरी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल या एक्स्ट्रा, क्या होता है, एडिशनल या एक्स्ट्रा, और इस एडिशनल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डेल्टा, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मीन्स एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये पूछे जा सकते हैं, है ना, एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन, एमपीसी की वैल्यू किसके किसके बीच में होती है? तो देखिए जो एमपीसी की वैल्यू होती है वो किसके किसके, 0 से 1 के बीच में होती है, मीन्स एमपीसी जो है 0 से बड़ा या इक्वल और 1 से छोटा या हो सकता है, मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 से 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है, एमपीसी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा होगा, 0 एंड 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एमपीसी इज 0.8 देन एमपीएस, देखिए क्वेश्चन हमें पता है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग है, इन दोनों का एडिशन कितना होता है, 1 होता है। तो अगर क्वेश्चन में हमें एमपीसी दिया है और एमपीएस निकालना है, तो एमपीएस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी, एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8, मतलब एमपीएस की वैल्यू कितनी आएगी, 0.2, है ना। तो ये फॉर्मूला भी है, ये भी पूछ सकता है और वैल्यू भी किसी तरीके से पूछ सकता है, तो एमपीएस की वैल्यू 0.2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, जो कंजप्शन की थ्योरीज है, 4 थ्योरीज उसमें से एक थ्योरी है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ये थ्योरी किसने दी है, कीन्स ने, मिल्टन फ्रीडमैन ने, जेम्स एस ड्यूजनबेरी ने, या फिर हिक्स ने। तो देखिए जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है ये थ्योरी किसने दी है, कीन्स ने। हमने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो भी देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद, मींस रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस किसने दी है। देखिए रिलेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस किसने दी है? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया है जेम्स एस ड्यूजन बैरी ने। किसने? जेम्स एस ड्यूजन बैरी ने दिया है आपका रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसने दी है? अब देखिए कीन्स तो एब्सोल्यूट कीन्स ने दिया था, है ना। ड्यूजन बैरी ने तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया था, है ना। कौन बचा? जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस दिया है, ये दिया है मिल्टन फ्रीडमैन ने। किसने दिया है? दिस थ्योरी इज गिवन बाय मिल्टन, इनका पूरा नाम है मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? मिल्टन फ्रीडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंजप्शन पजल, जो चौथी थ्योरी है कंजप्शन की, कंजप्शन पजल या लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस भी हम बोलते हैं, ये किसने दी थी, है ना। या सॉरी, कंजप्शन पजल रेफर्स टू स्टेबल कंजप्शन डिस्पाइट इनकम चेंजेस, कि कंजप्शन हमारा थ्रू द लाइफ स्टेबल रहता है डिस्पाइट इनकम चेंजेस, भले ही इनकम चेंज हो, या फिर इंक्रीज इन सेविंग, या फिर डिक्रीज इन इनकम, या फिर इन्फ्लेशन। देखिए कंजप्शन थ्योरी है, इसलिए इन तीनों से इसका रिलेशन ना होकर के किससे है? कि स्टेबल कंजप्शन डिस्पाइट इनकम चेंजेस, कंजप्शन स्टेबल रहता है भले ही इनकम चेंज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कीन्स एज्यूम्ड कंजप्शन डिपेंड्स मेनली ऑन, कीन्स ये एज्यूम करते थे कि कंजप्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कीन्स के अकॉर्डिंग जो कंजप्शन है इज द फंक्शन ऑफ करंट इनकम। कीन्स मानते थे कि जो हमारा कंजप्शन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे करंट इनकम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब रेफर्स टू कंजप्शन, एडिशन टू कैपिटल, स्टॉक, सेविंग या फिर इनकम। देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। जब हम कैपिटल स्टॉक में कोई एडिशन करते हैं तो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नेक्स्ट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है ये किस पे डिपेंड करता है? देखिए दो तरीके की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक तो होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा हम पढ़ते हैं कौन सा? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस का मतलब है ऐसा इन्वेस्टमेंट जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। ये इन्वेस्टमेंट इनकम का फंक्शन नहीं होता, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। जबकि जो इंड्यूस्ड ऑटोनोमस इनकम, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है ये फंक्शन होता है काहे का? इनकम का। ये इनकम पर डिपेंड करता है, इनकम इंक्रीज होगी या इनकम डिक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज, अभी हमने बात की थी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इनकम इंडिपेंडेंट होता है, ये इनकम पे डिपेंड नहीं होता। मींस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज नॉट द फंक्शन ऑफ इनकम, ये इसका फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, MEC स्टैंड्स फॉर, MEC का फुल फॉर्म है मार्जिनल, MEC stands for marginal efficiency, marginal efficiency of capital, MEC, MEC क्या है? marginal efficiency of capital। नेक्स्ट क्वेश्चन, MEC इज डिफाइंड एज, MEC कैसे डिफाइन करते हैं हम? ये मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, मतलब कहीं पर अगर हमने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया है तो बदले में रिटर्न क्या मिलेगा? इट इज डिफाइंड एज MEC। मींस मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है? रेट ऑफ रिटर्न है, किस पे? रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व इज, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है ये कैसा होता है? तो देखिए जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच में इनवर्स या फिर निगेटिव रिलेशनशिप होती कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? कम होगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इट मीन्स देयर इज अ
इनवर्स रिलेशनशिप, और इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि MEI रेफर्स टू, अब MEI MEC तो पता था, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होता है। MEI का मतलब होता है मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ, ये I है, I का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, तो MEI का मतलब क्या हो जाएगा, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू, अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो इन्वेस्टमेंट है इनवर्सली रिलेटेड होता है किसके साथ, तो देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, आर और आई के बीच है ना, किसके बीच, आर और आई के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, आर और आई के बीच में कैसा, इनवर्स, अभी लास्ट या प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने बात करी थी, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मगर किसके साथ, इंटरेस्ट रेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाई इंटरेस्ट रेट लीड्स टू, अभी बात की थी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा, मींस लोअर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि MEC कर्व इज, जो मार्जिनल इफिशिएंसी कर्व होता है ये भी कैसा होता है, देखिए मार्जिनल इफिशिएंसी कर्व भी कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है, जो मार्जिनल इफिशिएंसी कर्व होता है ये MEC कर्व है ना, ये इधर आर और इधर इन्वेस्टमेंट है ना, फिर इनकम, तो जो मार्जिनल इफिशिएंसी है ये भी कैसा होता है हमारा, डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, MEC कर्व डिक्रीजिंग डाउनवर्ड स्लोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीप्लायर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो देखिए जो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये भी याद रखना है, मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था किसने, काहन ने, किसने, काहन ने। लेकिन जो साइंटिफिकली डेवलपमेंट किया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो डेवलपमेंट किया वो किसने किया था, वो किया था जॉन मेनार्ड कीन्स ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, काहन। अगर हमसे पूछता कि फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था तो काहन, अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसने किया था या फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट किसने किया था तो कीन्स के साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लायर फॉर्मूलाइज, देखिए जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर को हम कैसे डिनोट करते हैं, के साथ। मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, के इज इक्वल्स टू, एक तो होता है 1/1 माइनस MPC और एक होता है के इज इक्वल्स टू 1/MPS, ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला कौन सा होगा, 1/1 माइनस MPC। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इफ MPC इज 0.5 देन मल्टीप्लायर इज, देखिए अगर MPC 0.5 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू, अभी फॉर्मूला लिखा था k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, मीन्स 1/1 माइनस 0.5, मीन्स k इज इक्वल्स टू 1/0.5, 0.5 हटेगा तो कितना 2, मीन्स मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। सही आंसर कौन सा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हायर MPC लीड्स टू, एक जो हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो किसे लीड करता है, वो करता है लोअर मल्टीप्लायर को, हायर मल्टीप्लायर को, नो चेंज को, या फिर जीरो मल्टीप्लायर को। देखिए यहाँ पे बेसिकली हमसे मल्टीप्लायर और MPC के बीच में रिलेशनशिप पूछा है, तो देखिए इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, कैसी, पॉजिटिव। अगर MPC हायर होगा तो मल्टीप्लायर भी हायर होगा, मीन्स दोनों के बीच में क्या होगा, अगर हायर MPC है तो मल्टीप्लायर भी आपका हायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मल्टीप्लायर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, मल्टीप्लायर किस किस के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, देखिए बेसिक जो फॉर्मूला मल्टीप्लायर का है वो ये होता है, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। तो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है किसके बीच में, इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में, मतलब मल्टीप्लायर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लायर इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन, कि मल्टीप्लायर इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा जब, क्या अभी बात करी थी कि अगर MPC जितना ज़्यादा हाई होगा मल्टीप्लायर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हाई होगा, मीन्स मल्टीप्लायर इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा कब, जब MPC क्या हो हमारा, हाई हो, MPC क्या हो, हाई हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लीकेज रिड्यूस। लीकेज क्या रिड्यूस करता है? देखिए लीकेज का मतलब है जब लोग इकोनॉमी से पैसा विड्रॉल करें, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करने लगे, जब सेविंग करना शुरू कर दें, क्या करें, सेविंग करना शुरू कर दें, तो उसे हम लीकेज कहते हैं। तो लीकेज रिड्यूस करता है किसको, मल्टीप्लायर को। जब सेविंग ज़्यादा होगी मतलब एमपीसी कम हो जाएगा, और एमपीसी कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लायर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रिड्यूस करता है किसको, मल्टीप्लायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ लीकेज। लीकेज क्या है, अभी हम लोगों ने बात की लीकेज क्या होती है, जो सेविंग्स हैं वो क्या है, सेविंग है, या फिर जो टैक्सेस हैं ये क्या कहलाते हैं, लीकेज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लायर वर्क्स थ्रू। मल्टीप्लायर किसके थ्रू काम करता है, सेविंग्स के थ्रू, स्पेंडिंग चेंज के थ्रू, प्रोडक्शन के थ्रू, या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू। देखिए अभी बात की थी कि मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर के इज इक्वल्स टू, एक तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है ना, और दूसरा 1/1 माइनस एम पी सी। तो जो मल्टीप्लायर काम करता है वो काम करता है स्पेंडिंग चेन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीरो एमपीसी इम्प्लाइज मल्टीप्लायर। जब एमपीसी जीरो होगा तो मल्टीप्लायर क्या होगा, मीन्स अगर एमपीसी जीरो है तो मल्टीप्लायर क्या होगा, तो के इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, 1/1 माइनस एमपीसी। हम यहाँ पर एमपीसी की वैल्यू अगर 1 माइनस जीरो रखें तो क्या हो जाएगा, 1/1। 1/1 का मतलब है मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 1। मीन्स अगर एमपीसी जीरो है तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 1 होगा। मीन्स मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई एस कर्व रिप्रेजेंट्स। जो आई एस कर्व है वो किसे रिप्रेजेंट करता है। देखिए आप दो तरीके का पढ़ोगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। एक आई एस कर्व और दूसरा एल एम कर्व। आई एस कर्व जो होता है एक्चुअली ये गुड्स मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कराता है, जबकि एल एम कर्व जो है वो किसको, वो मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, वो करता है मनी मार्केट को, ठीक है। तो जो आई एस कर्व है किसको रिप्रेजेंट करता है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएम कर्व रिप्रेजेंट्स। एलएम कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आईएस कर्व। आईएस कर्व कैसा होता है, देखिए अभी बात की थी कि आईएस और एलएम कर्व ये दोनों ना मॉडर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये आर, ये आई एंड वाई। जो आईएस कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जबकि जो एलएम कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो इक्विलिब्रियम है और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिसाइड होता है। जो आईएस कर्व है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एलएम कर्व जनरली, एलएम कर्व कैसा होगा, एलएम कर्व इज अपवर्ड होता है, जैसा कि अभी बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्रैक्शन ऑफ आई एस एंड एल एम डिटरमाइंस। जो इंट्रैक्शन है आई एस एंड एल एम का ये क्या डिटरमाइन करता है, इनकम। इट डिटरमाइंस इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसलिए बात की थी। नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग शिफ्ट। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, गवर्नमेंट की अगर एक्सपेंडिंग्स इंक्रीज हो जाए तो आई एस कर्व शिफ्ट होगा किधर, लेफ्ट या फिर राइट। देखिए अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स इंक्रीज हुई है तो जो आई एस कर्व शिफ्ट होता है किधर शिफ्ट होता है, आई एस कर्व शिफ्ट होता है राइट वर्ड। किधर, ये शिफ्ट होता है राइट वर्ड। अगर कम होगी तो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड। नेक्स्ट कह रहा है, तो आई एस की बात हो गई। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर हम मनी सप्लाई इंक्रीज कर दें, किसे कर दें, अगर हम मनी सप्लाई इंक्रीज कर दें तो जो आई एस कर्व है वो राइट शिफ्ट होगा। देखिए अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करने से तो आई एस कर्व तो शिफ्ट होगा नहीं, क्योंकि आई एस कर्व किससे, ये गुड्स मार्केट से, इसका तो कोई रिलेशन नहीं है। मनी सप्लाई का रिलेशन है एल एम मार्केट से, इसलिए या तो एल एम राइट होगा या तो लेफ्ट होगा। तो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करी है तो एल एम कर्व शिफ्ट होगा किधर की ओर, एल एम कर्व शिफ्ट होगा राइट की ओर। तो एल एम कर्व राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिक्विडिटी ट्रैप मेक्स एलएम कर्व। जो लिक्विडिटी ट्रैप है वो एलएम कर्व को कैसा बनाता है, जो लिक्विडिटी ट्रैप है वो एलएम कर्व को कैसा बना देता है, ये लिक्विडिटी ट्रैप है आर, ये इन्वेस्टमेंट या फिर इनकम, ये होता है हमारा लिक्विडिटी ट्रैप कि एक लेवल तक आके ये होता है, इसके एक लेवल के बाद ये जो कर्व है ये कर्व कैसा हो जाता है, ये कर्व हो जाता है हॉरिजेंटल। इसके बाद रेट ऑफ, है ना, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो ये यहाँ से जो कर्व हो गया है कैसा हो गया है, ये कर्व हो गया है
हॉरिजेंटल, कैसा, हॉरिजेंटल कर्व हो जाता है। तो जो लिक्विडिटी ट्रैप है, और यही वाला जो ये ट्रैप है, ये ट्रैप कहलाता है लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। तो लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, जो एलएम कर्व कैसा होता है, हॉरिजेंटल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ISLM मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय, ISLM मॉडल किसने डेवलप किया था। तो देखिए जो ISLM मॉडल डेवलप किया है वो किया है हिक्स ने, किसने किया है, हिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेज में, है ना, इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम होगा तो ओनली गुड्स मार्केट क्लियर्स, ओनली मनी मार्केट क्लियर्स, बोथ मार्केट क्लियर्स, या फिर नाइदर क्लियर्स। देखिए जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम में होता ही क्या है कि जो दो वेरिएबल हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाए। अगर हम मार्केट के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम उसमें दोनों को कंसीडर करेंगे, मीन्स मनी मार्केट को भी और किसे लेंगे हम, गुड्स मार्केट को, मीन्स बोथ मार्केट्स क्लियर्स, ठीक है। आई होप अभी तक जो भी कंटेंट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ MPC इज 0.9 देन मल्टीप्लायर विल बी। अभी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन ऐसे हम लोगों ने किया था कि मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/1 माइनस MPC। इट मीन्स अगर MPC की वैल्यू 0.9 दी है तो क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 0.9 मीन्स 1/0.1। 1/0.1 का मतलब है k इक्वल्स टू कितना, 10। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो सही आंसर होगा, कौन सा होगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मल्टीप्लाई इज इनवर्सली रिलेटेड टू, मल्टीप्लाई इनवर्सली किससे रिलेटेड होता है ना। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि MPC MPS का दोनों का रिलेशन, अगर भाई कंजप्शन बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग क्या होगी, कम होती चली जाएगी। मीन्स क्योंकि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का जो एडिशन है, समेशन है, वो एक के बराबर होता है। तो अगर एक को आप बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। मीन्स इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, किसके, MPC मल्टीप्लायर के बीच पूछा है तो मल्टीप्लायर और MPS के बीच में भी, क्योंकि MPC और मल्टीप्लायर के बीच में भी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन MPS के बीच में इनवर्स होता है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला MPS के साथ होता है वो होता है 1/MPS। मीन्स मल्टीप्लायर और MPS एक दूसरे से देखिए कैसे इनवर्सली रिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ MPS इज इक्वल्स टू 0.25, अगर MPS की वैल्यू 0.25 है तो मल्टीप्लायर क्या होगा, मल्टीप्लायर होता है 1/MPS। मीन्स 1/0.25, डेसिमल हटेगा तो 2 0 24 25 4 जाए, मीन्स मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी, 4 आएगी। तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिड्यूसेस मल्टीप्लायर इफेक्ट, कौन मल्टीप्लायर इफेक्ट को रिड्यूस करता है, कम करता है। तो देखिए मल्टीप्लायर इफेक्ट को कौन रिड्यूस करेगा, अगर MPC बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा, है ना। अगर MPC डिक्रीज होगा तो भी मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा, पहली बात। और दूसरा, क्योंकि MPS और मल्टीप्लायर के बीच में इनवर्स रिलेशन है तो अगर MPS बढ़ेगा तो भी मल्टीप्लायर क्या होगा, कम होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इन MPS नहीं होगा, इंक्रीज इन सेविंग, इंक्रीज इन कंजप्शन भी नहीं होगा, इंक्रीज इन इनकम भी होगा। मीन्स हम क्या करें, अगर इंक्रीज इन सेविंग है तो सेविंग के इंक्रीज होने से क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट रिड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लायर इज एप्लीकेबल अंडर, मल्टीप्लायर कब एप्लीकेबल होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट में, अंडर एम्प्लॉयमेंट में, इन्फ्लेशन में या डिफ्लेशन में। देखिए मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करता है जब सिचुएशन कैसी हो, जब सिचुएशन आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली हो, कैसी हो, जब सिचुएशन आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली हो, ठीक है। तो कब इंप्लीमेंट होगा, जब क्या हो, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPC इज इक्वल्स टू 1, अभी एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे MPC इज इक्वल्स टू 0 था। अब कह रहा है मल्टीप्लायर क्या होगा अगर MPC की वैल्यू 1 हो, तो 1 माइनस क्या होता है MPC, मीन्स 1/1 माइनस 1 मीन्स 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट। किसी भी वैल्यू को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो जो इसका आंसर होगा अगर MPC 1 है तो इनफाइनाइट।
होगा कौन, मल्टीप्लायर। अगला कह रहा है इफ एमपीसी जीरो, क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस जीरो मीन्स 1/1 एंड 1/1 का मतलब क्या होता है 1। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो k की वैल्यू कितनी होगी, इस क्वेश्चन में k की वैल्यू होगी, एक मिनट, एमपीसी इक्वल्स टू जीरो है तो मल्टीप्लायर 1 होगा। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी, 1, 1 ऑप्शन बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मल्टीप्लायर इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, मल्टीप्लायर इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, कंजप्शन। देखो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया। मल्टीप्लायर इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, कंजप्शन पैटर्न पे, प्राइस लेवल पे, इंटरेस्ट पे, सप्लाई पे। प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट और सप्लाई, इन तीनों का कोरिलेशन नहीं है मल्टीप्लायर के साथ, इंटरेस्ट रेट का नहीं है, इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है, इनडायरेक्ट है। तो मल्टीप्लायर किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे कंजप्शन पैटर्न के ऊपर। किसके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन आवर कंजप्शन पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मल्टीप्लायर प्रोसेस स्टॉप्स, मल्टीप्लायर प्रोसेस स्टॉप हो जाती, रुक जाती है व्हेन, कब, जब इनकम राइज हो, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो, कंजप्शन इंक्रीजेस हो या प्राइस फॉल्स हो। तो देखिए मल्टीप्लायर प्रोसेस तब रुक जाती है जब इकोनॉमी में, जब तक क्या ना हो, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ना हो। जब इकोनॉमी में हम इक्विलिब्रियम लेवल पे आ गए एक बार, जहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगा, तो जो मल्टीप्लायर प्रोसेस है वो आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स जो हैं वो मल्टीप्लायर क्या करती हैं, सेम एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बराबर होती हैं, लोअर होती हैं ऑलवेज, या फिर हायर होती हैं ऑलवेज, या फिर जीरो होती हैं। तो देखिए जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स है ना, तो ये क्या होती है, सेम एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, किसके बराबर होती हैं, सेम एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की आइस कर्व शोज इक्विलिब्रियम मीन, आइस कर्व किस में इक्विलिब्रियम शोज करता है, अभी बात की थी कि आइस कर्व किस लिए बनाया जाता है, आइस कर्व रिप्रेजेंट करता है गुड्स मार्केट को, तो जो इक्विलिब्रियम भी रिप्रेजेंट करेगा ये गुड्स मार्केट का करेगा। आइस कर्व स्लोप्स डिपेंड्स ऑन, देखिए अभी क्वेश्चन आया था कि आइस कर्व का स्लोप कैसा होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्लोप कैसा होता है, ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। इसका स्लोप होता कैसा है, एक तो डाउनवर्ड होता है। इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए जो आइस कर्व का स्लोप है ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। होता कैसा है, वो डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टीपर आइस कर्व इम्प्लाइज, अगर आइस कर्व हमारा स्टीपर है तो इसका क्या मतलब है कि इन्वेस्टमेंट हाईली इंटरेस्ट सेंसिटिव, इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा इंटरेस्ट सेंसिटिव है, मीन्स जरा सा भी अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो इन्वेस्टमेंट में बड़ा अंतर आता है। इन्वेस्टमेंट लेस सेंसिटिव टू इंटरेस्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट अगर इंटरेस्ट रेट अगर चेंज भी होता है तो उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे कम पड़ता है, या फिर हायर एमपीसी या फिर लोअर इनकम। देखिए जो स्टीपर आईएस कर्व है, स्टीपर आईएस कर्व का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट इज लेसर सेंसिटिव टू इंटरेस्ट, मीन्स जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में क्या है, लेसर सेंसिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी का अपोजिट आ गया, कौन सा, फ्लैटर आईएस कर्व। अगर आईएस कर्व फ्लैटर है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, इट इज हायर इंटरेस्ट सेंसिटिव, ये कैसा हो जाएगा, ये हायर इंटरेस्ट सेंसिटिव होगा, प्रीवियस वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन टैक्स, अगर टैक्स इंक्रीज कर दिए जाए तो आईएस कर्व किधर शिफ्ट होगा, अगर टैक्स इंक्रीज करोगे तो जो आपका आईएस कर्व है ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, हमें ये देखना है। तो आईएस कर्व देखिए किधर शिफ्ट होगा, टैक्स के इंक्रीज होने से आईएस कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या कर दिए जाएं, इंक्रीज कर दिए जाएं, तो आईएस कर्व किधर शिफ्ट होगा, देखिए तो आईएस कर्व किधर शिफ्ट होगा, अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए तो अब की बार जो आईएस कर्व है ये शिफ्ट होगा किधर, लेफ्ट की ओर। एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है किधर जाएगा, राइट जाएगा, टैक्स बढ़ेगा तो लेफ्ट जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑटोनमस कंजप्शन इंक्रीज, अगर ऑटोनोमस कंजप्शन है ना, जिसको हम बार सी या फिर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये बढ़ जाए तो आई एस कर्व किधर शिफ्ट होगा। देखिए आई एस कर्व की शिफ्टिंग है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा, है ना, चाहे किसी में चेंज करें। अगर ऑटोनोमस कंजप्शन इंक्रीज करते हैं तो आई एस कर्व किधर शिफ्ट होगा, कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो आई एस कर्व किधर शिफ्ट होगा, ये भी राइट शिफ्टिंग होगी। किधर शिफ्टिंग जाएगी इसकी, राइट शिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन एमपीसी, सब एमपीसी और मतलब सब आईएएस के शिफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे कंटिन्यूअसली, है ना, कि अगर एमपीसी डिक्रीज कर दिया, देखिए एमपीसी डिक्रीज करने का मतलब क्या है, कंजप्शन आपने डिक्रीज कर दिया, और अगर कंजप्शन डिक्रीज कर दोगे तो जाहिर सी बात है आईएस कर्व किधर जाएगा, आईएस कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। डिक्रीज करोगे कंजप्शन तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है, और टैक्स बढ़ाओगे तो भी लेफ्ट शिफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आईएस कर्व रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ, आईएस कर्व किसके कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए आईएस कर्व किसके कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम के, मीन्स इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की आईएस कर्व इज डेराइव्ड फ्रॉम, आईएस कर्व देखिए आईएस एलएम कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली हैं ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, एक भी क्वेश्चन छूटे ना। आईएस कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव होता है आईएस कर्व, आईएस कर्व को हम डिराइव कर सकते हैं किसके थ्रू, इसको हम डिराइव कर सकते हैं गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम के थ्रू। देखिए क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ, लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग हर बार चेंज है, क्वेश्चन पूछने का तरीका हर बार चेंज है, तो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलएम पे शिफ्ट होते हैं कि एलएम कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम, एलएम कर्व कहाँ से डिराइव होता है, तो एलएम कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम मनी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएम कर्व स्लोप्स डिपेंड्स ऑन, एलएम कर्व का स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखिए एलएम कर्व का स्लोप डिपेंड करता है मनी डिमांड सेंसिटिविटी की। आईएस का किस पे कर रहा था, इंटरेस्ट और इनकम की सेंसिटिविटी पे, जबकि देखिए आईएस कर्व किस पे कर रहा था, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम की सेंसिटिविटी के ऊपर, इन दोनों की सेंसिटिविटी पे। एलएम किस पे करेगा, एलएम करेगा मनी डिमांड की सेंसिटिविटी पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीप एलएम कर्व इंप्लाइज, अगर एलएम कर्व कैसा है, स्टीपर है, तो उसका मतलब क्या है, किसके इंप्लाई करता है, हाई इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड है, लोअर इंटरेस्ट सेंसिटिविटी है, नो डिमांड या हाई इनकम। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, अगर स्टीपर या फ्लैटर है तो वो सेंसिटिविटी के उस बिहाफ पे होगा, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, स्टीप अगर है तो, अगर कुछ स्टीप है तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स द लो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी, किसको, लो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट एलएम कर्व इंप्लाइज, अब फ्लैट होगा तो जाहिर सी बात है ना, तो ऑप्शन चेंज कर दिए, लो लिक्विडिटी प्रेफरेंस, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, नो मनी इनकम, या फिर फिक्स्ड सप्लाई। तो देखिए जो फ्लैट एलएम कर्व है, फ्लैट एलएम कर्व का मतलब है कि इंसान क्या करेगा, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस करेगा, क्या करेगा, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अभी हम लोगों ने एलएम कर्व की कहीं पर बात की थी जहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप की बात की गई थी, कुछ ऐसे ये बना हुआ था, है ना, तो ये क्या हाईली इसकी वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी जाए तो एलएम कर्व किधर शिफ्ट होगा, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करोगे तो एलएम कर्व आपका शिफ्ट होगा किधर, जब हम कोई चीज़ इंक्रीज करते हैं तो किधर शिफ्ट होगा कर्व, राइट, अगर उस कर्व पे उसे ही रिप्रेजेंट किया गया है तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर डिक्रीज कर देंगे अब की बार तो किधर शिफ्ट होगा, डिक्रीज करने से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, प्रीवियस वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विडिटी ट्रैप अकर्स, लिक्विडिटी ट्रैप कब अकर होता है, कब दिखाई देता है, व्हेन इंटरेस्ट रेट इज हाई, इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो, इनकम इज हाई, इन्फ्लेशन इज हाई।
देखिए जो लिक्विडिटी ट्रैप है वो तब आएगा जब इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वेरी लो। जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है, इसके बाद लोग उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को और कम नहीं होने देते, वहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिक्विडिटी ट्रैप मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स, अगर लिक्विडिटी ट्रैप है तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, इफेक्टिव होगी, इनइफेक्टिव होगी, स्ट्रांग होगी या फिर न्यूट्रल होगी। तो देखिए जब लिक्विडिटी ट्रैप होगा तो ट्रैप के समय में जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो दरअसल कैसी होती है, इनइफेक्टिव होती, कैसी होती है, इनइफेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे अभी तक हम लोग 80 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर यहाँ तक आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव, फिजिकल पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होगी कब, व्हेन एलएम कर्व, जब एलएम कर्व कैसा हो, देखिए जब एलएम कर्व, अभी हम लोगों ने बात की लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन आती है, तो लिक्विडिटी ट्रैप में एलएम कर्व क्या होता है, हॉरिजेंटल हो जाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है, लेकिन फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव होगी कब, जब यही एलएम कर्व कैसा हो जाए, हॉरिजेंटल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी मोर इफेक्टिव होगी कब, जब व्हेन आई इज कर्व, जब आई इज कर्व कैसा हो, है ना, जब आई इज कर्व स्टीपर हो जाए, आई इज कर्व क्या हो जाए, जब आई इज कर्व ऐसा स्टीपर हो जाए तब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट को हम इंक्रीज करें तो क्या शिफ्ट होगा, एलएम कर्व, आईएस कर्व, बोथ या फिर नन ऑफ दी अबव। देखिए अगर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का रिलेशन किसके साथ था, आईएस कर्व के साथ था, तो कौन शिफ्ट होगा, आईएस कर्व, क्योंकि आईएस कर्व ही रिलेशनशिप दिखा रहा था आर और आई के बीच में या फिर इनकम के बीच में। नेक्स्ट है इंक्रीज इन टैक्सेस कॉजेज, अगर टैक्स बढ़ा दिए जाए, क्या कर दिए जाए, टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं तो उसकी वजह से इनकम राइज होगी, इनकम फॉल होगी, इंटरेस्ट राइज होगा या नो इफेक्ट। देखिए अगर टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे तो लोगों की जो इनकम है वो क्या होगी, फॉल हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, हम टैक्स कहाँ से पे करते हैं, अपनी भाई जो इनकम होगी उसी से टैक्स पे करेंगे। अगर टैक्स राइज हो जाएगी तो हम देंगे तो अपनी इनकम में से ही, तो जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है वास्तव में कौन सी, जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है कब, जब सरकार टैक्स बढ़ाती है, तो टैक्स बढ़ाने से इनकम क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन मनी सप्लाई कॉजेस, जब अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिए जाए, ये कौन से मनी सप्लाई अगर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट राइज होगा, इंटरेस्ट रेट राइज होगा, इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, नो चेंज या इन्फ्लेशन। देखिए जब मनी सप्लाई आप इंक्रीज करेंगे तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है इकोनॉमी में वो खूब सारी हो जाएगी। अगर किसी चीज़ की अधिकता होती है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है मनी सप्लाई की, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा आपका, कम हो जाएगा, मीन्स इंटरेस्ट रेट फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISLM इक्विलिब्रियम डिटरमाइंस, ISLM इक्विलिब्रियम क्या डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइन द, ISLM को क्या डिटरमाइन करेगा इनकम एंड इंटरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राउडिंग आउट अकर्स व्हेन, क्राउडिंग आउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्राउडिंग आउट कब होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करती है, या इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, या सेविंग इंक्रीजेस जब सेविंग इंक्रीज होती है, या फिर कंजप्शन इंक्रीजेस या फिर कंजप्शन इंक्रीज होती है। देखिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है क्या, पहले ये समझिए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, जब सरकार अपने एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं जब वो इंक्रीज हो जाते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है, दरअसल कम हो जाता है, क्योंकि सरकार जो अपना एक्सपेंडिचर करेगी वो कहाँ से लाएगी,
वो रेवेन्यू जनरेट करेगी लोगों के इसके ऊपर टैक्स इम्पोज करके किसी ने किस तरीके से। तो जब वो टैक्स इम्पोज करेगी तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, है ना। जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से लोगों के पास इनकम कम हो जाती है ना, लोगों का इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, दैट इज नोन एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मीन्स ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एक्सपेंशन शिफ्ट। जब हम फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंड करें, फिजिकल एक्सपेंशन हो, तो क्या होगा, आई एस कर्व राइट जाएगा, एल एम राइट जाएगा, आई एस लेफ्ट एल। देखिए एल एम कर्व का तो इससे कोई रिलेशन नहीं क्योंकि ये मनी मार्केट से है, चेंज होगा तो केवल आई एस कर्व। और अगर फिजिकल एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे, तो जो आई एस कर्व है ये किधर जाने वाला है, ये जाएगा राइट वर्ड। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, आई एस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मॉनेटरी एक्सपेंशन शिफ्ट। मॉनेटरी एक्सपेंशन क्या किसे शिफ्ट करेगा, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का रिलेशन आईएस के साथ बिल्कुल भी नहीं है, तो ना तो आईएस होगा ना तो बोथ होगा। इसका रिलेशन किसके साथ है, केवल एलएम कर्व के साथ, तो शिफ्ट कौन होगा, केवल एलएम शिफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम इनकम इंक्रीजेस। इक्विलिब्रियम इनकम इंक्रीज होगी व्हेन, कब, इक्विलिब्रियम इनकम इंक्रीज होगी जब, देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, ये आई एस कर्व था हमारा, ये हमारा एल एम कर्व है, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इधर इन्वेस्टमेंट या फिर इनकम। अब ये जो इनकम है ये कब शिफ्ट होगी, ये इक्विलिब्रियम इनकम क्वेश्चन ने कहा ये इंक्रीज कब होगी, पहला कह रहा आई एस शिफ्ट राइट, जब आई एस आपका राइट शिफ्ट हो, मतलब आई एस कर्व इधर शिफ्ट हो जाए, एल एम शिफ्ट लेफ्ट, एल एम या तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, लेफ्ट का मतलब है एल एम कहीं इधर आके शिफ्ट हो, एल एम कर्व है ना, राइट लेफ्ट की तरफ, टैक्स इंक्रीजेस या फिर इन्वेस्टमेंट फॉल्स। देखिए ये इनकम इधर तभी होगा जब आई एस कर्व किधर आ जाए, जब आई एस कर्व इधर शिफ्ट हो, तभी नया इक्विलिब्रियम यहाँ बनेगा और नई इनकम ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगी। मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब आई एस कर्व किधर शिफ्ट हो, आपका राइट शिफ्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट राइजेस। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कब राइज होगा, देखिए फिर से वही क्वेश्चन, हम यही आई एस एल एम की बात करेंगे। अगर ये आई एस है और ये एल एम है, ये इंटरेस्ट रेट है, ये राइज होने का मतलब है कहीं यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर कब आएगा, जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, सेविंग इंक्रीज हो या कंजप्शन फॉल्स हो। तो देखिए ये तब जाएगा, है ना, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट राइज तब होगा जब आपका जो इन्वेस्टमेंट है अगर ये कहीं इधर शिफ्ट हो जाए, आई एस 1 पे शिफ्ट हो जाए, तब यहाँ पर कहीं नया इक्विलिब्रियम इवन आएगा, तब जाके ये कहीं राइज होगा। मीन्स क्या हो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एस एल एम मॉडल एज्यूम्स। आई एस एल एम मॉडल क्या एज्यूम करता है ना, आई एस एल एम मॉडल क्या एज्यूम करता है, फिक्स्ड प्राइसेस को, फ्लेक्सिबल प्राइसेस को, इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को। देखिए आई एस एल एम मॉडल जो है वो फिक्स्ड प्राइसेस को, किसको, फिक्स्ड प्राइसेस को एज्यूम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISLM मॉडल इज ISLM मॉडल कैसा मॉडल है, स्टैटिक मॉडल है, डायनेमिक मॉडल है, माइक्रो मॉडल है या मैथमेटिकल। देखिए ये फिक्स प्राइसेस को करेगा, ये कैसा मॉडल है, इट इज एन स्टैटिक मॉडल, ये एक स्टैटिक मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए इन्फ्लेशन के लिए डिटेल में हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहाँ पर जो जनरल प्राइस लेवल हैं आपके, क्या हैं, जो जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होता है, जबकि वैल्यू ऑफ मनी आपकी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, राइज इन जनरल प्राइस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब आती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का हमने एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो देख सकते हैं, डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं इसके लिए आप। ठीक है, तो डिमांड, इसका नाम है डिमांड पुल। मीन्स इन्फ्लेशन आएगा किसकी वजह से, जब डिमांड पुल की हो, डिमांड ज़्यादा हो, मीन्स किसकी वजह से, ड्यू टू द एक्सेस डिमांड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज ड्यू टू, कॉस्ट पुश किस लिए आएगा, इसका भी एक डिटेल वीडियो हमने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जब जो फैक्टर्स ऑफ इनकम, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब इनकी कॉस्ट बढ़ जाए, क्या हो जाए, जब इनकी कॉस्ट बढ़ जाए, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आता है वो इन्फ्लेशन कहलाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिलिप्स कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन, फिलिप्स कर्व किस किस के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, तो देखिए जो फिलिप्स कर्व रिलेशनशिप शो करता है वो करता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना है पे क्वेश्चन, कई बार ऑप्शन में इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट देता है, एम्प्लॉयमेंट के साथ नहीं। वास्तव में जो फिलिप्स कर्व का जो रिलेशनशिप था वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच था, उनके बीच इनवर्स रिलेशन है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन मीन्स, देखिए स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन विद अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए वैसे फिलिप्स ने क्या कहा था, फिलिप्स ने कहा था कि अगर इन्फ्लेशन आएगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, मतलब बेरोजगारी कम होगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, उसे नाम दिया गया कौन सा, स्टैगफ्लेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स, हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से आ जाए, रैपिड प्राइस चेंज, रैपिड इंक्रीज इन प्राइस, तो मतलब है रैपिड इंक्रीज इन प्राइस मीन जब प्राइस बहुत तेजी से बढ़े तो कहलाता है हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स, इन्फ्लेशन किसे बेनिफिट पहुंचाता है, क्रेडिटर को, डेप्टर्स को, गवर्नमेंट को या फिर कंज्यूमर्स को। तो देखिए इन्फ्लेशन में बेनिफिट किसको होता है, डेब्टर्स को होता है, किसको होता है, डेटर्स को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन हर्ट्स, इन्फ्लेशन किसे नुकसान पहुंचाता है, इन्फ्लेशन देखो फायदा पहुंचाएगा डेटर्स को, हर्ट किसे करेगा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हर्ट्स टू क्रेडिटर्स, किसको हर्ट करेगा, क्रेडिटर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाइफ साइकिल थ्योरी से है, सॉरी ये बिजनेस साइकिल फेजेस से है। देखिए जैसा कि अभी कहा हमने, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कंटेंट कोशिश की प्रिपेयर करने की, तो अगर आप वो वीडियोस और भी लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही मोटिवेशनल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूम फेजेस, बूम फेज कैसी है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन या फिर रिकवरी। देखिए बूम का मतलब होता है जो बिजनेस साइकिल है, बिजनेस साइकिल में कुछ फेजेस होती हैं, जैसे ये जनरल प्राइस लाइन है, जनरल लाइफ है ना, ये इस फेजेस में हमारा बिजनेस चलता है, ये इंट्रोडक्शन फेज होता है, ये बूम फेज है, ये क्या कहलाता है, बूम या टॉप या पीक जो भी कह लो, है ना। तो बूम फेज कैसी, एक्सपेंशन फेज होती, कैसी होती है, एक्सपेंशन फेज होती है। ये आपका होता है ट्रो गर्थ, मतलब हम जब सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हों, ये आपका फेज कहलाता है रिकवरी, ये क्या है, ये रिकवरी है, और ये आपका कहलाता है रिसेशन, ये क्या है, रिसेशन, ये फेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रेशन फेज शोज, डिप्रेशन फेज क्या शो करती है, इसका नाम ही है डिप्रेशन, डिप्रेशन फेज क्या शो करती है, इट शोज द लोअर इनकम, ये किससे रिप्रेजेंट करेगी, लोअर इनकम को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकवरी फेज फॉलोज, रिकवरी फेज फॉलो करती है किसे, बूम, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, स्टेबिलिटी। देखिए रिकवरी फेज किसे, अभी हमने कहा था प्रीवियस क्वेश्चंस में कहीं पर, ये रिसेशन, ये आपका होगा, ये डिप्रेशन होगा, फिर ये ट्रो आएगा, इसके बाद क्या होगी, रिकवरी होगी, है ना। तो जो रिकवरी फेज है ना, कौन, रिकवरी फेज क्या करेगा, फॉलो करेगी, किसे करेगी, डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद ट्रो एंड देन रिकवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड साइकिल इंक्लूड्स, ट्रेड साइकिल क्या क्या इंक्लूड करती है, इन्फ्लेशन ओनली, डिमांड ओनली, सप्लाई ओनली, नहीं, अभी बात की थी ट्रेड साइकिल में बूम फेज होगा, रिसेशन होगा, डिप्रेशन होगा और रिकवरी होगा, ये उसकी फेजेस है, ये फेजेस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कीन्स थ्योरी एम्फेसाइज,
कीन्स किसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे? देखिए कीन्स सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे डिमांड डिफिशिएंसी के ऊपर, क्योंकि कीन्स को क्या कहा जाता है? डिमांड साइडर इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। कीन्स का जो फोकस था वो डिमांड के ऊपर था कि कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो क्या किया जाए, अगर हम डिमांड इंक्रीज करेंगे तो बाकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट्रे थ्योरी फोकसेस ऑन। हॉट्रे की थ्योरी किस पे? देखिए ये थ्योरीज हैं अलग अलग बिजनेस साइकिल की, है ना। तो अलग अलग थ्योरीज हैं कि हॉट्रे की है, हेग की होगी, इन्वेस्टमेंट और थ्योरीज होगी। तो जो हॉट्रे की थ्योरी है वो किस पे फोकस करती है? देखिए हॉट्रे की थ्योरी फोकस करती है क्रेडिट के ऊपर। किसके ऊपर? ये फोकस करते थे क्रेडिट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आती है हिग्स थ्योरी यूजेस। हिग्स थ्योरी क्या यूज करती है? देखिए हिग्स थ्योरी किसे यूज करेगी? हिग्स थ्योरी यूज करती है मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर कॉन्सेप्ट। हिग्स थ्योरी किसे यूज करती है? हिग्स यूज करते हैं मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर कॉन्सेप्ट को अपनी साइकिल थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाई एक्सेसिव मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई एक्सेसिव हो जाएगी तो कौन सी जो इन्फ्लेशन है वो आएगा? देखिए अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, है ना, मीन्स इकोनॉमी में पैसा खूब सारा आएगा तो लोगों के पास होगा। मीन्स पैसा आएगा कैसा? अगर पैसा आएगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है लोग क्या करेंगे? अगर हमारे आपके पास पैसा आएगा तो हम डिमांड बढ़ाएंगे। मीन्स डिमांड बढ़ेगी तो कौन सा इन्फ्लेशन आएगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन अराइजेस ड्यू टू। जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है वो किस वजह से अराइज होता है? एक्सेस डिमांड की वजह से, सप्लाई रिजिडिटीज की वजह से, मॉनेटरी एक्सपेंशन की वजह से, या टैक्स रिडक्शन की वजह से। देखिए जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आता है वो किसकी वजह से आता है? वो आता है सप्लाई रिजिडिटीज की वजह से, कि एक टाइम पीरियड में या उसके बाद हमारी जो सप्लाई है, कौन सी? हमारी जो सप्लाई है, ठीक है, वो क्या है? रिजिड है, जिसकी वजह से मीन्स अगर डिमांड बढ़ती भी चली जा रही है और सप्लाई नहीं बढ़ रही, सप्लाई रिजिड है, तो भी क्या होगा? हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आएगा। मीन्स स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन किसकी वजह से? सप्लाई रिजिडिटी इसकी वजह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन अकर्स। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कब दिखाई देता है? व्हेन डोमेस्टिक डिमांड अराइजेस, इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव, या फिर एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, या सेविंग इंक्रीजेस। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन तब आएगा जब इंपोर्ट्स क्या हो जाएं? इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव। इंपोर्ट्स क्या हो जाएं? एक्सपेंसिव हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है? एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड और फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, प्राइस स्टेबिलिटी, या फिर बजट डेफिसिट। देखिए इन्फ्लेशनरी गैप तब आता है जब डिमांड एक्सेस हो जाए, कब? और फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के। क्वेश्चन के लास्ट में हम इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप की बात भी करेंगे डिटेल ग्राफ के साथ। डिफ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट क्या होगा? फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइन्फ्लेशन रिफर्स टू। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन क्या है? राइजिंग इन्फ्लेशन, स्लोइंग डाउन ऑफ इन्फ्लेशन, या फॉलिंग प्राइसेस, या हाइपर इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब प्राइसेस हमारे बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डिसइन्फ्लेशन की, तो डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि स्लोइंग डाउन ऑफ इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन क्या होने लगे, जब आपका इन्फ्लेशन कम होने लगे तो उसे हम नाम देते हैं डिसइन्फ्लेशन का, स्लोइंग डाउन ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर यूज टू। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस कब यूज किए जाते हैं? ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल्स है ना। ये किसकी? मॉनेटरी
पॉलिसी के टूल्स जो होते हैं ना हमारे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव टूल्स है ना, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इंक्रीजेस टैक्स, रिड्यूस वेजेस या इंक्रीज इम्पोर्ट्स, ना तो टैक्सेस में, ना तो वेजेस में, ना तो इम्पोर्ट्स में इसका यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन CRR, अगर हम कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ेगी, लेसर लिक्विडिटी, मोर इन्फ्लेशन या नो इफेक्ट? देखिए, अगर कैश रिजर्व रेशियो CRR इंक्रीज होगा मतलब बैंक्स जो हैं RBI के रेफरेंस में ज़्यादा रिजर्व रखेंगी। अगर रिजर्व ज़्यादा रखेंगी तो जो मार्केट में पैसा है मतलब जो लिक्विडिटी होगी वो क्या होगी? लिक्विडिटी कम होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लेसर लिक्विडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल डेफिसिट में कॉज, फिजिकल डेफिसिट किस वजह से होता है ना? डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टेबिलिटी या अनएम्प्लॉयमेंट। फिजिकल डेफिसिट में कॉज, फिजिकल डेफिसिट में कॉज, फिजिकल डेफिसिट की वजह से क्या हो सकता है? तो देखिए, अगर डेफिसिट होगा है ना, अगर फिजिकल डेफिसिट होगा तो सरकार क्या करेगी? फिजिकल डेफिसिट को कंपनसेट करेगी, पैसा खर्च करेगी, इकोनॉमी में पैसा और इम्पोज करेगी। तो अगर वो पैसा इम्पोज करेगी इकोनॉमी में तो उसके इम्पोजमेंट की वजह से क्या होगा? उसके इम्पोजमेंट की वजह से पैसा इकोनॉमी में इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा? इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिसी इज बेस्ट ड्यूरिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन? क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग में, टाइम पीरियड में कौन सी पॉलिसी अच्छी होगी? देखिए, डिमांड पुल का मतलब ये कि लोगों के पास खूब सारा पैसा है, तभी लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तभी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आया। मीन्स इस समय हम कॉन्ट्रैक्शन करें, क्या करें? हम इस समय अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी फॉलो करें, कौन सा? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी फॉलो करें कि पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्शन हो, पैसा कम इकोनॉमी में जाए, है ना, जिससे कि जो इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल, वो कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स कर्व शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, अभी बात की थी कि फिलिप्स कर्व एक इनवर्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है किसके बीच? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है ये क्या है? देखिए, जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होता है, कौन सा? शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है? शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जबकि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कैसा होता है? जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है ये कैसा होता है? वर्टिकल होता है। कैसा होता है? वर्टिकल होता है। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व ऐसे ही वर्टिकल बन जाता है, और इसे दिया था FW फेल्प्स ने। किसने? FW फेल्प्स ने दिया था लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन कॉन्ट्राडिक्ट्स, स्टैगफ्लेशन कॉन्ट्राडिक्ट करता है किसको? क्लासिकल थ्योरी को, फिलिप्स कर्व को, कीन्स थ्योरी को, या फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को? तो देखिए, जो स्टैगफ्लेशन, फिलिप्स ने क्या कहा था? फिलिप्स ने कहा था दरअसल कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ये बात बताई थी। लेकिन स्टैगफ्लेशन ऐसी सिचुएशन है जहां इन्फ्लेशन भी होता है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट करता है। मीन्स ये जो स्टैगफ्लेशन है ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है किसको? फिलिप्स कर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? तो देखिए, जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ये कहलाता है फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड बेस्ड फिलिप्स कर्व था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो कीन्स ने इंट्रोड्यूस किया था, मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था, हिक्स ने किया था, या फिर पीगो ने किया था? तो देखिए, जो एक्सपेक्टेशंस आर्गुमेंट फिलिप्स कर्व है ये इंट्रोड्यूस किया था मिल्टन फ्रीडमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस रेफर्स टू, जो अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस हैं उनका मतलब क्या है? फ्यूचर प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन पास्ट इन्फ्लेशन, रैंडम एक्सपेक्टेशंस, या परफेक्ट फोरसाइट? देखिए,
ये एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस। एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस का मतलब है जो बेस्ड हो पास्ट इन्फ्लेशन पे, पास्ट इन्फ्लेशन के बेसिस पे हम फ्यूचर डिसाइडेशन लेते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैशनल एक्सपेक्टेशन मीन्स कि रैशनल एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? नो इन्फॉर्मेशन, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड नॉलेज या पास्ट ट्रेंड्स। तो देखिए रेशनल एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। रेशनैलिटी का मतलब ही होता है कि इंसान है ना उन चीज़ों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता हो, रेशनल हो, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता, मीन्स क्या? परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट। जो इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ है वो कब एग्जिस्ट होता है? वो लॉन्ग रन में एग्जिस्ट होता है, शॉर्ट रन में, दोनों में, या नन ऑफ दी अबव। देखिए जो इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट होता है वो ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है कहाँ? शॉर्ट रन में। ठीक है, वो ट्रेड ऑफ कहाँ एग्जिस्ट करेगा? शॉर्ट रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की सप्लाई शॉक्स, अगर सप्लाई शॉक आए तो फिलिप्स कर्व किधर शिफ्ट होगा? देखिए सप्लाई शॉक जो होता है वो फिलिप्स कर्व को शिफ्ट कर देता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सप्लाई शॉक किधर शिफ्ट करेगा? इन्हें अपवर्ड शिफ्ट करेगा। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बस इसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस साइकिल्स आर। बिजनेस साइकिल्स कैसे होते हैं? सीजनल चेंजेस, फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइस स्टेबिलिटी या गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए जो बिजनेस साइकिल्स होती है वो कैसी होती हैं? ये हैं फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फ्लक्चुएशंस आती हैं उसकी वजह से बनती हैं कौन? बिजनेस साइकिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीक ऑफ बिजनेस साइकिल इज फॉलोड बाय। जो पीक है बिजनेस साइकिल का वो इज फॉलोड बाय रिकवरी, बूम, रिसेशन या डिप्रेशन, है ना। देखिए पीक के बाद कौन सी फेज आती है? रिसेशन फेज आती थी, है ना। पीक के बाद क्या बताया था अभी लास्ट किसी क्वेश्चन में? फेजेस मैंने बताई थी, तो वहाँ डिस्कशन किया था, इट इज फॉलोड बाय रिसेशन। नेक्स्ट कहला ट्रो रिप्रेजेंट्स। ट्रो किसे रिप्रेजेंट करता है? अभी हमने बात की थी कि ट्रो का मतलब होता है गर्त, मीन्स लोवेस्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? उस बिजनेस साइकिल का लोवेस्ट पॉइंट क्या कहलाता है? ट्रो कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका लोवेस्ट पॉइंट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सीलरेटर थ्योरी रिलेट्स इन्वेस्टमेंट विद। एक्सीलरेटर थ्योरी इन्वेस्टमेंट से रिलेट होती है कैसे? इंटरेस्ट रेट, इनकम चेंज, प्राइस या सेविंग। तो देखिए जो एक्सीलरेटर थ्योरी है ना, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेट होती है कैसे? इनकम चेंज के साथ। देखिए मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, लेकिन जब हम एक्सीलरेटर पढ़ते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, मतलब इन्वेस्टमेंट और इनकम, चेंज इन इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हिग्स थ्योरी कंबाइंस। हिग्स थ्योरी किसे कंबाइन करती है? मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर को, सप्लाई एंड डिमांड को, मनी एंड इनकम को, या प्राइस एंड आउटपुट को। देखिए जो हिग्स थ्योरी है, अभी इसके पहले क्वेश्चन में बात भी करी गई थी, हिग्स थ्योरी कंबाइन करती है एक तो मल्टीप्लायर के को और दूसरा एक्सीलरेटर अल्फा को। मतलब हिग्स थ्योरी कॉम्बिनेशन है, ये यूज करते हैं अपनी थ्योरी में, किसका? मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर दोनों का। ये 50 क्वेश्चंस खत्म हो गए। आई होप कि आपको ये सारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोगों ने कहा था कि हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे, इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप की बात करेंगे। तो देखिए इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? ये लॉन्ग रन की इनकम लाइन है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये शॉर्ट रन का हमारा एग्रीगेट डिमांड है, एडी। ये जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, हमने माना कि ये क्या है? इक्विलिब्रियम है। और ये इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। कहाँ पर है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। इधर कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट, और इधर हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, अब जब ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, मतलब सारे सोर्स क्या है? एम्प्लॉयड हैं। अगर अब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होके एडी से एडी1 हो जाए, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा हमें? इस ई से बढ़ के ई1 पे मिलेगा, मीन्स नया इक्विलिब्रियम हमें ई1 पे मिल गया। तो जो पुराना इक्विलिब्रियम लेवल और ये इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहलाता है? इन्फ्लेशनरी गैप। और इसका मतलब क्या है? कि एक्सेसिव डिमांड, ये एक्सेस डिमांड है कब?
ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर इसका अपोजिट करें हम, पहले यहाँ की भी माने, इसके बाद डिमांड कम करें तो कहलाता है डिफ्लेशनरी गैप। तो आई होप आपको इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप समझ में आया होगा। तो प्लीज़ ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से, है ना, आप जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।